आइंदा कुछ महीने जम्मू और कश्मीर के लिए काफी अहम हैं, क्योंकि इन कुछ महीनों में पूरी रियासत में तरक्याती काम जोर पकड़ने वाले हैं। इसके लिए मरकजी वुज़रा की एक टीम श्रीनगर पहुंचेगी। पूरे हिंदुस्तान के लिए आज का दिन तारीखी है। आज रात जब चंद्रयान 2 चांद पर कदम रखेगा, तब हिंदुस्तान चांद की जुनूबी सतह पर उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। वजीर आजम मोदी के साथ मुल्क भर से 74 बच्चे भी इसरो के हेडक्वार्टर में मौजूद रहेंगे। स्पेस की दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहे हिंदुस्तान के चंद्रयान 2 मिशन पर दुनिया भर की नजर है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जो बर्बाद माली हालत, कर्जे में डूबने के बावजूद हिंदुस्तान मुखालिफ मिशन को खत्म नहीं कर रहा। पाकिस्तान आए दिन नए दहशतगर्दों की भर्ती कर रहा है। पीओके में दहशतगर्दों के नए लॉन्च पैड्स की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको मैं बताऊं कि चंद्रयान 1 भी जब लैंड मतलब कि ऑर्बिटिंग किया था वहां पर, वो एक्चुअली इट डिड नॉट लैंड ऑन द सरफेस, इट डिड ऑर्बिट। तो आपको मैं बताऊं, नासा ने भी ये माना है कि चंद्रयान 1 के पहुंचने के बाद ही यह बात पूरी तरीके से प्रमाणित हो पाई कि मून, चांद के ऊपर पानी की मौजूदगी है। अब बात उठती है कि कितना पानी, बिकॉज कितना पानी जानने के बाद शायद हम आगे और भी आने वाले प्लान्स के बारे में हम एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे, या फिर और भी हम मिशंस लॉन्च कर पाएंगे। चंद्रयान 2 उस डायरेक्शन में एक बहुत ही सशक्त कदम है। चंद्रयान 2 लैंड करने वाला तो पहला मिशन भारत का होगा ही, साउथ पोल में, दक्षिणी ध्रुव के तरफ लैंड करने वाला दुनिया का पहला मिशन होगा। तो इस तरीके से भारत पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। इस तरीके से ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं आज ये समझता हूँ कि हमारा देश और पाकिस्तान एक ही दिन में आज़ाद हुए थे। हमारी दशा कहाँ है और वो कहाँ है आजकल। इसके लिए हमने अरेंजमेंट ये किया है कि हमारे दोस्तों ने आज रात भर 12 बजे से लेकर टीवी के इर्द गिर्द बैठना है और ये कार्यक्रम। बढ़ते बुलेटिन में आगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU की साबिक स्टूडेंट और कश्मीरी लीडर शैला रशीद के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। शैला पर आर्मी के खिलाफ झूठ फैलाने का इल्जाम है। शैला ने 18 अगस्त को कई ट्वीट किए थे, जिनमें शैला ने आर्मी पर कश्मीरियों के साथ टॉर्चर करने का इल्जाम लगाया था। इन इल्जामात को आर्मी की जानिब से झूठा करार दिया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज शैला के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर में तेजी से हालात में सुधार हो रहा है। सरकार ने जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी। एक अर्जी की समाअत के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जम्मू कश्मीर में हालात आम हैं और पाबंदियों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। सरकार ने बताया कि कश्मीर में 80% लैंडलाइन पहले से चालू थे और अब सभी 95 एक्सचेंज ने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही 7 लाख मरीजों ने अस्पताल के OPDs में इलाज कराया है और 4000 से ज्यादा लोगों का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने जिस्मानी तौर पर नाखेज अफराद को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल तकसीम किए। इस दौरान तारिक परवेज काजी, जिला सोशल वेलफेयर ऑफिसर किश्तवाड़ भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने कहा कि यह कदम सोसाइटी के उन तमाम लोगों के लिए है जो पसमानदा हैं, ताकि उनकी भी तरक्की हो सके। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने माजूर लोगों से बातचीत भी की और उन्हें स्कीम से फायदा उठाने की गुजारिश की। साथ ही उन्होंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत दी कि जिस्मानी तौर पर नाखेज अफराद का पता लगाकर उनको सहूलियात फराहम करें। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव की सदारत में DDC ऑफिस में मंडी के सरपंचों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ADC पुंछ अब्दुल कयूम मीर भी मौजूद रहे। मीटिंग में गांव में तरक्याती कामों के ताल्लुक से बातचीत की गई। इस दौरान सरपंचों ने अपनी अपनी परेशानियों और मसाइल को DDC के सामने रखा। मीटिंग में DDC ने अफसरान को तरक्याती कामों के ताल्लुक से हिदायत दी कि जमीनी सतह पर क्वालिटी वर्क करें। साथ ही कहा गया कि तरक्याती कामों पर गहरी निगाह रखें और रिपोर्ट करें। साथ ही दीगर महकमों की तरफ से चल रही स्कीम्स पर नजर रखने की बात भी कही। शॉर्ट नोटिस पे एक मीटिंग कॉल की थी, जिसमें
हम ब्लॉक मंडी के ऑल सरपंचेस जो है आए हुए थे, जो खास उनकी तरफ से था कि आपने 14 FC जो है उसके काम जल्दी स्टार्ट करने हैं, आप अथॉरिटी करें और अपने काम जो है वो स्टार्ट करवाएं। बैक टू विलेज के तहत आपने एक काम जो है वो उसका पैसा जो है आने वाला है, तो वो भी आपने एक एक काम जो है उठाना है छोटा छोटा। मुझे लग रहा है लगभग 2-1 लाख रुपए आ रहा है सिर्फ पंचायत में अभी तक बैक टू विलेज के हिसाब जो प्रोग्राम था उसमें से। तो बाकी भी कुछ जो मुश्किलात थी छोटी मोटी, चाहे वो PHE से रिगार्डिंग थी या PDD से रिगार्डिंग थी, ये सारी जो है डिस्कस हुई है हमारी। तो आइंदा कुछ महीने जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहम है, क्योंकि इन कुछ महीनों में पूरी रियासत में तरक्याती काम जोर पकड़ने वाले हैं। इसके लिए मरकजी वुज़रा की एक टीम श्रीनगर पहुंचेगी। आर्टिकल 370 हटने के बाद रियासत की सूरत बदलने वाली है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर क्या है सरकार का मेकओवर प्लान। जम्मू कश्मीर के मेकओवर का प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। पिछले 30 दिनों में 50 ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। ग्राम पंचायत से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक और खेल के मैदान से लेकर IT सेक्टर तक हर क्षेत्र में सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर कौन से ऐसे फैसले लिए गए हैं जो रियासत की तस्वीर बदलने वाले हैं। 634 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। हर जिले में 2 डिजिटल विलेज बनाए जाएंगे। सरपंचों को 2500 रुपए और पंचों को 1000 रुपए इमदादी रकम दी जाएगी। 4483 पंचायतों को 366 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 80,000 करोड़ के प्रधानमंत्री विकास पैकेज को रफ्तार दी जाएगी। PMGSY के तहत 1632 किलोमीटर के रोड बनाए जाएंगे। बारामूला से कुपवाड़ा तक रेल लाइन बिछाई जाएगी। श्रीनगर और जम्मू के हर घर में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 2500 मेगावाट बिजली पैदा करने की तैयारी है। एम्स अवंतीपुरा और एम्स विजयपुर पर काम में तेजी लाई जाएगी। शहरी आवास योजना के तहत 15,334 घरों को मंजूरी मिली है। पुलिस एहलकारों के लिए 20,000 नए घर बनाए जाएंगे। पंचों और सरपंचों के लिए 2 लाख का इंश्योरेंस किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 43,000 टीचर्स को परमानेंट किया जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को 3,600 रुपए से बढ़ाकर 4100 रुपए मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 50,000 नौकरियां दी जाएंगी। इन 30 दिनों में जम्मू कश्मीर में कई योजनाओं पर फैसला लिया जा चुका है, जो कि इंप्लीमेंट भी हो चुका है, और कई चीजों पर फैसला लेना अभी बाकी है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अगर ये योजनाएं पूरी तरह से धरातल पर लागू हो गई तो यहां पर आपको जम्मू कश्मीर का युवा एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर लिया हुआ नजर आएगा। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का युवा बदलाव चाहता है, विकास चाहता है और देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। देखिए, जहां तक अब 370 के बाद जो अब रियासत जम्मू कश्मीर की हालात देख रहे हैं, विकास में तेजी आ गई है और हमारा ये मानना है, और जहां तक प्रधानमंत्री की सोच है, आइंदा 6 महीने के लिए जम्मू कश्मीर UT की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी और रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हमारा वाहिद मकसद है कि जम्मू कश्मीर के यूथों को उनको एम्प्लॉयमेंट देना और यहाँ विकास करना। ये 2 पॉइंट हम कम करें। रियासत में तरक्याती कामों का जायजा लेने और हिकमत अमली तैयार करने के लिए 10 मरकजी वजीर श्रीनगर पहुँचेंगे। वो अलग अलग शोबों में नौजवानों के रोजगार के लिए गुंजाइश तलाशेंगे। तो आप कैसे देखिए, 370 जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक सबसे बड़ी रुकावट थी। अब 370 खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर एक UT बन गए और लद्दाख इससे अलग अब एक अलग UT बन गया है। इसके पीछे जो प्रधानमंत्री एक टीम यहाँ भेज रहे हैं, 10 नफरी एक टीम भेज रहे हैं, उसके पीछे जो मकसद है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देना, जम्मू कश्मीर रियासत को एक मॉडल रियासत बनाना है। जम्मू कश्मीर जो पिछले 70 साल से पिस रही थी, पीछे चली जा रही थी,
उस मुकाबले की बाकी जो रियासतों में विकास हो रही थी, जम्मू कश्मीर में कहीं विकास नहीं हो रहा था, यहाँ लूट खसूट ज़्यादा हो रही थी। ये 10 जो मिनिस्टर्स की टीम यहाँ आ रही है, ये 1 महीने के अंदर अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगी कहाँ हम किस तरह से हम यहाँ जो डेवलपमेंटल वर्कर्स है, जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट है, कि कहाँ खोल सके और किस तरह से हम जम्मू कश्मीर के यूथों को एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आपको याद होगा पहले भी राज्यपाल साहब ने 50,000 लोगों जो यूथों से उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही है, और वो भी उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक बेस पे, और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा पैकेज है। और इसी पैकेज को आगे बढ़ाते हुए जो 10 नफर यहाँ टीम आ रही है, वो भी इसी पे काम करेगी कि जो रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं जो किसी से काम नहीं है, उनको किस तरह से हम रोजगार फराहम कर सकें। 1 महीने में तक केंद्रीय सरकार जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जिस तरह विकास कार्यक्रमों पर काम कर रही है, उससे इशारा मिलता है कि आने वाले 1 महीने में यहाँ नक्शा बदल जाएगा। जानकारी के मुताबिक 10 मंत्रालयों की एक टीम जम्मू कश्मीर यूटी में पहुंच रही है और विभिन्न क्षेत्रों में यहां वो पड़ताल करेगी कि कहां पर विकास की ज़रूरत है, कहां युवाओं को रोज़गार मिल सकता है। खासकर यहां पर जो है स्वास्थ्य के बड़े बड़े केंद्र खोले जाएंगे, जो देश के बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनकी ब्रांच को यहां लगाया जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ देश की हैं उनके यूनिट्स यहां खोले जा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा जो बेहद ज़रूरी है, वो उसके लिए बड़े स्कूल्स, बड़े इंस्टीट्यूशन जो देश के ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी भी जो शाखाएं हैं जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी। केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि लद्दाख में भी ये विकास का प्रोग्राम है, और वह जहां पहले ही 50,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है, वहीं जो प्राइवेट सेक्टर है उसको डेवलप करने के बाद यहाँ जो लाखों की तादाद में युवा बेरोजगार है उनको भी रोजगार देने की योजनाएं हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है, जिसके तहत जो ये 10 मंत्रालयों की टीम है वो यहाँ के तमाम आला अधिकारियों से बैठकर कई रोज़ तक बैठ के करेंगे, और उसके बाद उन्हें एक टाइम बाउंड फ्रेम जो 1 महीना है, 1 महीने के भीतर पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंपनी है, और उसके बाद विकास का निर्माण जो है यहाँ पर शुरू किया जाएगा। जैसा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि यहाँ विकास की बेहद ज़रूरत है और उस पर काम किया जाएगा। जाहिर है अब वो वक्त दूर नहीं जब रियासत में तरक्की की नदियां बहेंगी। विशाल पांडे के साथ खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते बुलेटिन में आगे। राजौरी जिले के मंजाकोट तहसील के हायर सेकेंडरी स्कूल गलूती में जहरीली चीज खाकर एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली, जिसकी पहचान मुस्कान जाकिर के तौर पर हुई। कोटली की रहने वाली है और 10वीं क्लास की तालिबा थी। वालिद मोहम्मद जाकिर ने बताया कि मुस्कान की कुछ सहेलियों से बातचीत के दौरान ये पता चला कि स्कूल के एक टीचर ने पढ़ाई के किसी मुद्दे को लेकर मुस्कान को डांट दिया और उसे क्लास से बाहर कर दिया, जिससे तालिबा टेंशन में आ गई और तालिबा ने स्कूल से घर जाते वक्त कोई जहरीला शय निकल लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान तालिबा ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घर वालों ने मांग की है कि उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। मैं लोगों ने इंतजामिया और महकमा तालीम के खिलाफ जोरदार एहतजाज भी किया। मौके पर आए पुलिस अफसरान और नायब तहसीलदार राजौरी मोहम्मद हनीफ ने घर वालों को यकीन दिलाया कि मुलजिम टीचर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बच्ची है मुस्कान जाकर इसका नाम है, ये मेरी बच्ची है, 10th क्लास में पढ़ती है, गवर्नमेंट हाई स्कूल पुलिस है। इसी पर दोनों भाई बहन गए स्कूल। कोई अरफान नाम का टीचर है, उसने बच्ची को टार्चर किया किसी नोटबुक की वजह से। अब बच्ची ने कहा तब सारी मांगी, बच्ची ने बोला नहीं, बैग फेंका उठा के बाहर, यहाँ से दफा हो जाए। टार्चर भी किया बच्ची को, सेस तक बच्ची वहाँ पढ़ी खड़ी रही, उसको अलो नहीं किया गया। मैट्रिक का वहाँ पर वो टेस्ट चल रहा था, उसने कहा सर मुझे टेस्ट में अलो करो, उसने नहीं अलो किया। फिर वहाँ से लड़की भागी, मैं अपनी ड्यूटी पर था, लड़की जब घर पहुँची वहाँ पे जाकर गिर गई। तो लड़की ने वहाँ पर बताया, मम्मी को अपने को बताया कि आपने खा लिया है, मुझे टीचर ने ऐसा किया, मैं सर ने बर्दाश्त नहीं किया। जिन टीचरों को पढ़ाना नहीं आता और ऐसे नालायक और नकारा टीचरों को वहाँ लगा के बैठे हुए हैं, उस बच्ची ने मुझे बयान दिया मरने से पहले। ये साथ तो उसने मैं उस बच्ची के साथ गया वहाँ तक, ठीक है। मैं उस बच्ची ने मुझे कहा अजीज भैया एक बार पानी दे दो। फिर मैंने उससे पूछा एक बात बता तो सही, हुआ क्या? उस बच्ची ने कहा कि मैं ऐसे वहाँ गई, बस मुझे टीचर ने टॉर्चर किया। फिर बच्ची रोते हुए घर गई। तो उस बच्ची ने आज वहाँ इन टीचरों की वजह से उसने वो इरफान को, कौन इरफान है, जब तक उसको यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम नहीं बैठेंगे। तो हम यहाँ पर स्पॉट पर आ गए हैं, उसमें हमने वेरीफाई किया है, एक टीचर है इरफान
वहाँ पर गुरुती में, हाई स्कूल गुरुती में, उन्होंने कोई बच्चे को डांट टूट ऐसे किए, कुछ बदतमीजी से किए, तो बच्चे ने घर पर जाकर कोई पॉइजन खाया है, वो उसके जाते जाते रास्ते में डेथ हो गई है। तो हमने मास्टर के खिलाफ फौरी तौर पर FIR लगाई है। बाद में बंदे हमारे अरेस्ट भी हो जाएगा, विद इन टाइम हो जाएगा अरेस्ट। बढ़ेंगे खबरों में आगे। ABVP डोडा यूनिट की जानिब से डाक बंगला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ABVP लीडर विशाल मनहास ने जिला में मौजूदा तालीमी हालात पर बात की और जिले में तालीम की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। हमारे रिसर्च में पता चला है कि जो है हमारे जिला डोडा में टोटल 51 हाई सेकेंडरी स्कूल हैं और 51 हाई सेकेंडरी स्कूल में टोटल 640 पोस्टें हैं लेक्चरर्स की, जिसमें से परमानेंट लेक्चरर्स सिर्फ 230 हैं और 410 पोस्टें जो हैं वो खाली रखी गई हैं। 410 पोस्टें खाली हैं, 230 लेक्चरर्स हैं। इसका मतलब ये है कि 36% लेक्चरर जो हैं सिर्फ वहाँ लगाए गए हैं। और इसमें एक और बात है कि 12 हाई सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी लेक्चरर उपस्थित नहीं है और हाई सेकेंडरी स्कूल रन हो रहा है। ये टोटल 12 हाई सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी लेक्चरर उपस्थित नहीं है। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं हम कि ये विदाउट लेक्चर 12 हाई सेकेंडरी स्कूल कैसे रन कर रहे हो आप, उनका सिलेबस कैसे कंप्लीट आएगा। लोग हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर की लिखी दवाओं को मेडिकल स्टोर से खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। कई बार दवाएं काफी महंगी होती हैं, खासतौर पर संगीन बीमारी में इलाज और दवाइयों का खर्चा उठा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकार ने अवाम के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शुरू की है। इस मंसूबे का मकसद लोगों को सस्ती कीमत पर दवा मुहैया कराना है। लेकिन जम्मू से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और तय कीजिए कि क्या जमीनी सतह पर इस मंसूबे का फायदा लोग उठा पा रहे हैं, अगर नहीं तो क्यों। मेडिकल साइंस ने दौरे हाजिर में खूब तरक्की की है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारे मुल्क में लाखों लोग महंगी दवाओं की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसे में NDA सरकार ने कई कदम तो उठाए, लेकिन क्या उनका फायदा लोगों को मिल पा रहा है? इस सवाल का जवाब है नहीं। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की बात करते हैं, जिसका मकसद लोगों को सस्ती कीमत पर दवा मुहैया कराना है। लेकिन जम्मू के ये मरीज और तीमारदार इस मंसूबे का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लोग अब भी परेशान हैं। देखो जी, अब हमें हमारी लड़की और टेंशन में है, उसकी दवाई लेने आए हैं, जो कि हमें इधर कहीं नहीं लग रही। मोदी की दुकान खुली है मगर वो कह रहे हैं इसमें साल्ट नहीं लिखा हुआ। तो अभी हम तो अनपढ़, हमें क्या पता भाई साल्ट क्या क्या नहीं। मगर आधी दवाइयाँ दूसरी दुकान वाले ने दे दिए, तो एक दो दवाई शार्ट है। तो वो हमें अंदर बाहर कोई भी नहीं, खाली पर्ची दे, खाली कागज की पर्ची बना कर दी, उस पर कोई दे नहीं रहा। शॉर्ट लिखना चाहिए, हाँ 100 उसको लिखना चाहिए, और उसने लिखा नहीं, उसने सीधी चिट्ठी दिया। मुझे क्या इसमें कसूर, परेशानी है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों और प्राइवेट दवा की दुकानों के बीच का फर्क इन दोनों तस्वीरों से आपके सामने है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवाएं मिलती हैं, तो यहाँ भीड़ ज्यादा होनी चाहिए थी और प्राइवेट दुकानों पर भीड़ कम होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, ये पता करने के लिए जब हमने छानबीन की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। लोगों का कहना है कि वे मजबूरी में प्राइवेट दुकानों से दवाएं खरीदते हैं, क्योंकि जन औषधि केंद्र पर डॉक्टर की लिखी हुई दवा नहीं मिल रही। डॉक्टर्स को साल्ट के बारे में लिखना चाहिए, लेकिन ट्रेडमार्क भी मस्ट है। कोई जनरल दवाई आ जाए और उसको वो इंटरनेशनल कंपनी के हिसाब से महंगा करके बेचा जाए, वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर्स को सबको वो जो है साल्ट ही लिखना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी ने ये योजना बनाई है, इसका लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस डॉक्टर ही करेंगे। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और डॉक्टर साहिबा ने जो हमें दवाई लिख के दी है, हम तो यहीं जाएंगे ना, प्रिस्क्रिप्शन पे जो लिखा गया हम यहीं मांगेंगे उनसे। ज़्यादा डॉक्टर को गाइड किया जाए, जेनरिक मेडिसिन जो नाम है वो ही लिखे। वो पहले पत्ता लाओ, फिर वो साल्ट देखेगा या गूगल में देखेगा। और ये दवाई ऐसी चीज़ है, इसको 1-2 दिन को डिले तो कर नहीं सकते। आज खानी है, आज ही खानी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती।
हमने ये भी पता करने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि डॉक्टर की लिखी दवाएं जन औषधि केंद्रों पर मिल नहीं पा रही। इसके लिए हम पहुंचे जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र पहुंचने के बाद चीजें साफ होने लगी। जन औषधि केंद्र पर मौजूद फार्मासिस्ट से बात करने पर पता चला कि ज्यादातर डॉक्टर पर्ची पर दवाइयों का ट्रेड नाम लिखते हैं, जिसकी वजह से उनकी पहचान कर पाना मुश्किल होता है। जबकि सरकार की हिदायत है कि पर्चों पर दवा के नाम के साथ सॉल्ट का नेम भी दर्ज करना होगा, ताकि ट्रेड नाम अलग होने पर भी जरूरी दवाएं मरीजों को मिल सकें। जिस दिन से जन औषधि लॉन्च हुई है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उस दिन से दिस इज़ द फर्स्ट वेरी काउंटर। कश्मीर में भी तब नहीं खुले थे, जम्मू में भी तब नहीं खुले थे। ये पहला काउंटर है जो जन औषधि का जो बाहर मार्केट में खुला। सर, लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेडिसिन जो है कि सॉल्ट देखें आप। अब लोग भी ट्रेड नेम देखते हैं, जैसे पेंटा ऑफ डीएसआर मांगा तो पेंटा ऑफ डीएसआर ही वो बोलते हैं हमें चाहिए। ये स्टार्टिंग में अभी प्रॉब्लम तो होगी, जैसे कि डॉक्टर अगर सॉल्ट सीधा ट्रेड नेम लिखेगा तो ट्रेड नेम हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, हमारे पास सिर्फ सॉल्ट ही अवेलेबल होती है। अब आस्ते आस्ते हमारे जैसे हमें सुपरिटेंडेंट सर ने सबको उनको बोला हुआ, डॉक्टर को भी बोला हुआ है कि आप सिर्फ सॉल्ट लिखा कीजिए। अभी जैसे जैसे सॉल्ट लिखेंगे वैसे वैसे दे देंगे माला। देखिए सर, ऐसा है कि ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना खोली गई है, ये लोगों के भले के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए, गरीब क्या, अमीर क्या, मध्यम वर्गीय क्या, सभी खरीद सकते हैं। और यहाँ दवाइयों का जो बाज़ार की मार्केट से प्राइस दूसरी दवाइयों से जो फ़र्क है 80% से लेकर 150% भी है। ऐसी दवाई भी है जो बाज़ार में अगर 120 रुपये में स्ट्रिप मिलती है 10 टेबलेट की, तो यहाँ सिर्फ 15 रुपये में मिलती है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर निजी दुकानों पर मिलने वाली दवाओं के मुकाबले सस्ती दवाएं मिलती हैं, लेकिन सॉल्ट नेम ना होने की वजह से उनकी पहचान नहीं हो पाती और मरीजों को सस्ती दवा नहीं मिल पाती। तीमारदारों और जन औषधि केंद्र पर मौजूद फार्मासिस्ट की माने तो कई डॉक्टर हिदायत के बावजूद सॉल्ट नेम नहीं लिख रहे हैं। इसकी एक वजह दवा कंपनियों की जानिब से मिल रही कमीशन की रकम भी मानी जा रही है। सर, हम आते हैं दवाई लेने, इधर सस्ती दवाई मिलती है, इसलिए अंदर से दवाई लेने आते हैं, डॉक्टर दवाई लिखते हैं और सॉल्ट नहीं लिखते हैं, फिर जाना पड़ता है दोबारा, उधर से नहीं मिलती है, वो बोलते हैं दूसरी दुकान से लाओ, दूसरी दुकान से महंगी मिलती है। इधर सुविधा जाइए, हमको डॉक्टर कमीशन होती है, वो अपने नाम लिखते हैं दुकान का, उस दुकान पे जाओ, दवाई जहाँ इधर 50 की मिलेगी दूसरी दुकान पे जाओगे 250-300-400 की मिलेगी। हम यही नहीं रुके, समाज के तई अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम जम्मू गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर चंद्र प्रकाश से मिले और उनसे इस बाबत जानने की कोशिश की। चंद्र प्रकाश ने जी सलाम से बातचीत करते हुए साफ कहा कि जो डॉक्टर सरकार की जानिब से जारी हिदायतों को नहीं मान रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे डॉक्टरों को भी हमारे सेक्शन पहले ही दी हुई है, सरकार की तरफ से भी उनको सेक्शन है कि हमें सॉल्ट ही लिखना है, लेकिन थोड़ी सी आदतें जो हैं वो अच्छे तरीके से सुधारने के लिए टाइम लगता है। तो 80% तकरीबन जो लोग जो हैं हमारे वो आज सॉल्ट लिख रहे हैं, तो 10 से 20% लोग जो हैं जो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सॉल्ट अच्छा है या बुरा है, तो उनको भी हम बता रहे हैं। और हॉस्पिटल में भी हम अगर पेशेंट्स को ये दवाई देते हैं तो हम यही दवाई जो है प्रोक्योर करके ज़रूरत पड़ती है तो यही दवाई देते हैं, चाहे वो इस हॉस्पिटल का डॉक्टर लिख रहा है, चाहे वो बाहर का डॉक्टर कहीं और भी लिखी हुई है, तो आप उसको आके यहाँ से दवाई ले सकते हैं। मैंने खुद देखा है कि श्रीनगर में लोगों को कितना इनको फायदा, महीने की 2-2 महीने की दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर है, को डायबिटीज़ है, किसी हार्ट की प्रॉब्लम है, जो क्रॉनिक मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ती है, वो यही दवाई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा ये लोगों तक ये मैसेज ले जाना है और लोगों को ये समझाना है कि हाँ ठीक है जी, इससे आपको एक तो क्वालिटी मिलेगी, दूसरा आपका पैसा जो है वो बचेगा और आपका खर्चा जो है वो कम होगा। सरकार की जानिब से चलाए जा रहे मंसूबों का फायदा लोगों को तब तक नहीं मिलेगा जब तक लोग बेदार ना हों। लोगों की बेदारी ही उन्हें नुकसान से बचा सकती है। साथ ही अस्पताल और क्लिनिक के डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी है कि वो सरकार की गाइडलाइंस की अनदेखी ना करें। इससे किसी जरूरतमंद की जान बच सकती है और गरीबों के पैसे भी। जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट, जी सलाम।